नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम 18th लेक्चर में ये बात करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो कि स्पेशली मैं जेएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों के लिए आपको पढ़ाती हूँ बिल्कुल फ्री में, क्योंकि आप कॉल करते हैं तब पूछते हैं क्या कोई इसका चार्ज भी है। बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है और आपको यूट्यूब पे शाम में 6 बजे मिलेंगे। कुछ टाइम से लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर से अब कंटिन्यूअसली आपको लेक्चर्स मिलेंगे 6 से 7 के बीच। कभी कभी लेट हो जाता है, आप समझा करो। मैं खुद ही सब कुछ अकेले करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम का इशू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पीडीएफ टाइम पे नहीं मिल पाता है। तो लेक्चर 18th में हम क्या बात कर रहे थे? जैसा कि मैंने आपको क्या बताया है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं, किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को भी मैं अच्छे से आपको डिस्कस करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं 3D में आपको समझाऊं, ताकि आपको अच्छे से क्लिनिकल एनाटॉमी समझ में आए। चाहे आप एनएम कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी का आप कोर्स कर रहे हो, चाहे कोई भी आप पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको क्या पढ़ना होता है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सबसे मेन सब्जेक्ट है। और बच्चे को यही समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली में एनाटॉमी में क्या फ़र्क है, फिजियोलॉजी में क्या दिक्कत होती है। फिजियोलॉजी का मतलब कोई भी अंग का काम होता है और एनाटॉमी मतलब उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी बनावट कैसी है। तो जैसी भी बनावट है हम उसको एनाटॉमी में पढ़ते हैं। और फिर एक आता है आपका क्लिनिकल एनाटॉमी, जिसमें आप अगर वहां पे छोटा सा गड्ढा भी हो ना उस अंग में, तो उसको भी पढ़ना पड़ता है, उसका भी नाम होता है, उसका भी मेडिकल टर्म होता है। तो 3D में मैं कोशिश कर रही हूँ मैं अच्छे से आपको बताऊं, और आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, स्पेशली जेएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों के लिए है। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आपको ये पढ़ना है। ये बीएससी नर्सिंग में अगर देखें तो सेकेंड ईयर में ये आपको पढ़ना है, लेकिन अगर आप जेएनएम में हो तो आपको फर्स्ट ईयर में ही इसके कुछ पार्ट्स पढ़ने होते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स इसके सेकंड ईयर में पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, किडनी में जो भी डिजीज था, किडनी में पत्थर कैसे हो जाता है, किडनी में आपके इन्फ्लामेशन कैसे हो जाती है, पानी कैसे भर जाता है, सूजन कैसे हो जाता है, पेशाब के रास्ते में आपको दिक्कत कैसे महसूस होता है, आपको पेशाब बार बार क्यों आता है, सब कुछ आपको मैंने पढ़ाया है। और इस लेक्चर में भी हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पेशाब की थैली में होने वाले इन्फेक्शन को। अगर देखें तो आपकी किडनी कुछ इस टाइप की होती है। और जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं कि किडनी का काम क्या होता है, आपके बॉडी से जो भी वेस्ट है, जो भी गंदगी है, उसको पेशाब के माध्यम से बाहर निकालना। अब पेशाब को छानने के बाद, पेशाब को ये छानती नहीं है, किडनी आपकी आपके खून को छानती है, और उस खून में से जो भी गंदगी, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, उसको निकालने के बाद आपके यूरेटर में वो भेजती है। और फिर इस पाइप के माध्यम से आपकी पेशाब की थैली में आपका जो पेशाब है, अंग्रेजी में हम इसको क्या बोल रहे थे, यूरिन। तो जो आपका यूरिन है वो पेशाब की थैली, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, या फिर सिंपली आप बोल सकते हो ब्लैडर, इसमें जमा होता है और फिर आपके पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाता है। तो ये तो हुआ नॉर्मल सी प्रोसेस। लेकिन अगर हमने देखा है, हमने क्या देखा है, मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर किडनी में दिक्कत हो, आपकी यूरेटर में दिक्कत हो, या फिर आपके पेशाब की थैली में दिक्कत हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या क्या चीजें हो जाती है। हमने किडनी में होने वाले बहुत से दिक्कतों को पढ़ लिया है। 17th लेक्चर तक मैंने आपको हर एक लेक्चर में एक डिजीज को खत्म किया है, मैंने बताया है कि आखिर क्या हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि पेशाब की थैली में क्या दिक्कत हो जाती है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि पेशाब की थैली में क्या दिक्कत होता है। एक अलग टाइप का दिक्कत है जिसमें आपको फील होगा कि शायद आप में से किसी ना किसी व्यक्ति को ऐसा है। आप स्टूडेंट हो, आपके पास कोई भी आएगा और वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब, नर्स जी, आप देखिए मेरे ब्लैडर में ऐसा ऐसा मुझे महसूस होता है, मैं पेशाब करता हूँ ना तो पेशाब के रास्ते में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो पेशेंट क्या बता रहा है, पेशेंट सिर्फ और सिर्फ लक्षण बताएगा आपको, पेशेंट देहाती भाषा में समझाएंगे और आपको उसको दिमाग में मेडिकल टर्म को याद रखना है कि अच्छा अच्छा ये चीज़ें होती है। लेकिन पेशेंट क्या करेगा बेचारा, उसको जो चीज़ महसूस होता है वही आपको बताएगा। तो आपको इसीलिए मैंने बोला है कि
मेडिकल टर्म्स बड़े अच्छे से आपको एकदम क्लियरली याद होने चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो सके। और आपको अच्छे से अपने पढ़ाई को अच्छे से आगे ले जाना है तो ध्यान देना होगा। जो चीज़ हो गया उसके बारे में सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसको खोया नहीं करते, और सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो आपको रोना नहीं है कि कुछ भी नहीं आता है, आपको सब कुछ आ जाएगा। एक टाइम पर मुझे भी कुछ नहीं आता था, लेकिन आज मुझे थोड़ा बहुत आता है और मैं आपको बताती हूँ, और आपको मुझसे ज़्यादा आ सकता है। तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दिमाग में कॉन्फिडेंस, दिल में आपको उम्मीद होना चाहिए, और मतलब जुनून होना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे बस ये करना है। चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन अभी आपको काम करना है, और आपका काम बोलेगा, आप नहीं बोलोगे। फिर आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका काम बोल देगा। थप्पड़ लगता है इनविजिबल, जो आपको अभी ताना देते हैं, जो आपको अभी कुछ भी बोलते हैं, उनको थप्पड़ लगता है। तो आप उस मौके का वेट कीजिए, क्योंकि अगर आपको 10 कदम आगे छलांग मारना है तो आपको कम से कम 3 से 4 कदम पीछे तो होना ही पड़ेगा। जितनी आप पीछे जाएंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो कोई अगर धक्का देता है, पीछे आपको धकेलता है, आपके रास्ते में कोई रुकावट पैदा करता है, तो ये सोचिए कि हम अभी तो पीछे जा रहे हैं, बाद में दुगनी तेजी से पछाड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। उनको समझ नहीं आएगा कि हम इसको रोके तो रोके कैसे। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपने आप पर भरोसा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, सिंपल आप एनएम का भी कोर्स कर रहे हो, जीएनएम का भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे हो, आपसे एग्जाम्स क्रैक नहीं हो रहे हैं, आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स क्रैक नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बेसिक आपका यहाँ पर इनकम्प्लीट होता है, बेसिक नॉलेज आपको नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे जो भी ऑप्शंस होते हैं उसमें कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए मैं बेसिक आपको पढ़ाती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बताती हूँ, और आपको जानना है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूरोजेनिक ब्लैडर के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो क्या होता है। देखिए, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्लैडर मतलब पेशाब की थैली से ये चीज़ें संबंधित है। और न्यूरोजेनिक, अब न्यूरो जो शब्द है वो न्यूरॉन से आया है, वो मतलब है कि आपके ब्रेन से संबंधित है। ब्रेन में क्या होता है? न्यूरॉन होता है, और साथ में आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन है उसको हम क्या बोलते हैं? नर्व्स बोलते हैं। मतलब ये कि आपके ब्रेन में जो भी नर्व्स है, जो भी नसें हैं, ठीक, वो क्या करते हैं? वो सूचनाओं को पूरे बॉडी तक पहुंचाते हैं, और जो बॉडी से उनको सूचना मिलती है उस पर रिएक्ट भी करते हैं। मतलब अगर हमें कोई चींटी काटेगा या फिर अगर हमें कोई गाली बकेगा तो हमें पहले सुनाई देगा बाहर से, और फिर हमारा ब्रेन उसको समझेगा कि अच्छा ये लड़का, ये लड़की ना मुझे गाली दे रहा था। तो क्या कर रहा है? ब्रेन बाहर से जो भी सूचना उसको मिल रही है वो फिर जाकर के रिस्पॉन्ड करता है, वो फिर जाकर के रिएक्ट करता है। अब क्या हो रहा है कि अब आपको पानी पीना है, आपको खाना खाना है, तो क्या सोचते हो आप सोचते हो पहले ब्रेन काम किया और फिर आप करते हैं। मतलब ब्रेन पहले सोचा इस टाइम में, और फिर ब्रेन सिग्नल दिया आपके हाथ को, आपके पैर को कि हाँ आप उठ करके बैठ जाओ, आपको खाना खाना है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ब्रेन सबसे पहले अभी सोच रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में आपका जो ब्रेन है, जो आपकी रीढ़ की हड्डियां है, स्पाइनल कॉर्ड है, और जो आपकी हाथ और आपके पैर हैं, ये सब किससे कनेक्टेड है? बॉडी में जिस तरह आपके खून की नली है, मतलब नसें हैं, आर्टरीज है, वेन्स है, उसी तरह नर्व्स है। मतलब आपकी रीढ़ की हड्डियों के आसपास तक नर्व्स आए हुए हैं, जो कि आपकी सूचनाओं को, कोई भी सूचना चाहे वो ब्रेन से आपके अंगों तक जाती हो या फिर आपके अंगों से ब्रेन तक जाती हो, सबको वो एक तरह से सूचना ट्रांसफर होता है। तो इस कंडीशन में वो जो नर्व्स है वो काम करते हैं, और वो नर्व्स आपके ब्रेन से होते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी तक भी जुड़े होते हैं। पूरे रीढ़ की हड्डी से नसों का पूरा जाल बिछा होता है इस टाइप से। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, चलिए हम पेन को चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिए नसों का किस तरीके से जाल बिछा हुआ है, और ये सारे ऑर्गन्स तक फैला होता है। क्यों फैला होता है? ताकि आप कुछ भी महसूस कर रहे हो तो पूरे बॉडी तक वो जाए। तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर का मतलब क्या है? न्यूरोजेनिक ब्लैडर का मतलब है कि यहाँ पर एक ऐसा डिफेक्ट हो गया है जिसमें आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और क्या होता है, और आपके
ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और आपका पेशाब का थैली जो कनेक्टेड है, मतलब अगर आपको पेशाब लगा हुआ है तो ब्रेन सिग्नल भेजेगा कि हाँ पेशाब लगा हुआ है, पेशाब की थैली भर गई है, अब पेशाब को खाली करो। फिर उस टाइम में आपका जो पेशाब की थैली है वो संकुचन वहां पर पैदा होगी, मतलब वहां पे कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगा, वहां के मसल्स इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। अब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? संकुचन का पैदा होना। कोई चीज जब इस तरीके से होती है तो जो इस चीज में है, मतलब अगर ये थैली है और इस तरीके से जब ये मुड़ती है तो इसके में जो भी सामान है वो फिर बाहर निकल जाएगा। तो उसी तरीके से अगर पेशाब की थैली में ये जो संकुचन होता है उसकी वजह से आपका पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है। पेशाब की थैली अगर भर जाती है तो आपका ब्रेन भेजता है सिग्नल, किसके माध्यम से? स्पाइनल कॉर्ड में जो भी नसें हैं जुड़ी हुई, जो भी नर्व्स है उसके माध्यम से भेजता है। तो यहाँ पर ब्रेन क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सूचना पहुंच रही है स्पाइनल कॉर्ड में लगा हुआ सभी नर्व्स के द्वारा। किसको मिल रही है? किसको मिल रही है? आपके पेशाब की थैली को मिल रही है। जिस तरीके से आपको अगर अपने दोस्त से बात करना हो तो अगर आप फ़ोन करते हैं तो उसके मम्मी फ़ोन उठाएगी तो आप क्या बोलेंगे कि मम्मी, आंटी, सॉरी मम्मी नहीं आंटी, आप थोड़ा सा मेरे दोस्त को फ़ोन दे दीजिए, ये आप बोलेंगे। या फिर कोई मन पसंदीदा, आपको किसी लड़का से बात करना है, लड़की से बात करना है, तो आप क्या करेंगे? आप पहले सेटिंग करेंगे उसके फ्रेंड को, आप मतलब उसके फ्रेंड से सेटिंग करेंगे कि हाँ भैया मुझे उससे बात करवा दो, हाँ बहन मुझे उससे बात करना है। तो बीच में वो क्या है? वो माध्यम है। तो ये जो माध्यम है यहाँ पे नर्व्स माध्यम है, स्पाइनल कॉर्ड में जुड़ा हुआ नर्व्स माध्यम है आपकी पेशाब की थैली और आपके ब्रेन के बीच में। अब ब्रेन सिग्नल भेजेगा और नर्व्स के माध्यम से पेशाब की थैली तक वो सूचना पहुंचेगी। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ये जो पेशाब की थैली है ये सही टाइम पर सूचना को लेगी और वो सही टाइम पे ब्रेन आपका सूचना को भेजेंगे और सही टाइम्स पे ये यहाँ पे जो नर्व्स है वो एक टाइम के अंतराल में ही सूचना को ट्रांसफर करेंगे। अगर किसी ने भी देरी की तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो जब वैसा गड़बड़ होता है, तीनों में से जब कोई भी गड़बड़ी होती है, किसी ने भी गड़बड़ी कर दी तो उस टाइम को क्या हो जाएगा? उस टाइम पे आपका जो पेशाब की थैली है वो सही से शायद खाली ना हो, आप पेशाब को पास ना कर पाओ, तो यहाँ दिक्कत हो जाती है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर। अब ये क्यों हो जाता है? सबसे पहले जानिए, जब भी ऐसा दिक्कत होगा तो पेशाब के थैली में दिक्कत है, तो पेशाब के रास्ते में दिक्कत हो सकता है, किडनी में स्टोन हो सकता है, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब बार बार लगना, या फिर उसको पेशाब में बहुत ज़्यादा दिक्कत होना, पेशाब करते टाइम में शायद खून भी आ सकता है, लेकिन खून इसमें नहीं आएगा, इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे अगर आपका पेशाब की थैली खाली नहीं होगा सही टाइम पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसा क्यों हो जाता है? अगर ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें बातचीत बंद हो जाए आपके दिमाग और आपके पेशाब की थैली के बीच, तो ऐसा आखिर क्यों जाता है? अगर किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, अब ये क्या होता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब ही यही होता है कि अगर कहीं पे भी डैमेज हो जाए, क्या डैमेज होगा? ब्रेन में क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिका तंत्र होती है जो उसके ऊपर एक कवरिंग होता है, जैसे आप कपड़े पहनते हो वैसा ही वो एक कपड़ा पहना होता है और उस कपड़े का नाम क्या है? माइलिन शीथ। तो वो जो कपड़ा होता है उसका अगर वो डैमेज हो जाए, माइलिन शीथ होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइलिन शीथ ताकि आपको याद रहे। पीडीएफ मैं आपको अलका मेडिकल क्लासेस एप्लीकेशन पे दे दूंगी और जो भी आपको सोशल साइट्स का लिंक्स चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके आप देख सकते हो और कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन पे भी आप अगर मैसेज करते हैं तो मैं देख लेती हूँ और ट्विटर पे भी अगर आप मैसेज करते हो तो मैं पर्सनली देख लेती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप मैसेज करते हैं तो मैं देखती हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक का मैसेज मैं नहीं देख पाती हूँ, टाइम का बहुत ज़्यादा इशू रहता है मेरे साथ, इस वजह से मैं देख नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ। बहुत सारे मैसेजेस होते हैं और संभव नहीं है सबको रिप्लाई करना, आप समझ सकते हो, आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें क्या होता है? ब्रेन में होते हैं आपके नर्व्स और वो जो नर्व्स है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उसका खोला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए किसी भी कारणवश,
ब्रेन में है, नर्व्स है, तंत्रिका तंत्र है, और जो बेचारा मैसेज भेज रहा है उसी को प्रॉब्लम हो गया। अब क्या होगा, मैसेज जाएगा क्या, मैसेज नहीं जा पाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलेंगे। अगर ब्रेन में ट्यूमर हो जाए या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड, ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, अगर इसमें ट्यूमर हो जाए, वो क्या होती है, वो गांठ होती है। अब वो जो गांठ है वो फिर आपके कैंसरस सेल में भी बदल सकती है, मतलब कैंसर का रूप ले सकती है। तो यहाँ भी दिक्कत होती है, बातचीत बेचारे का बंद हो जाता है, ब्लडर से कोई भी संपर्क नहीं रह पाता है। या फिर मेनिंजोमाइलिनो सेल होता है। अब इसमें क्या होता है भैया, इसमें ये होता है कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पेशली बच्चों को होता है, रीढ़ की हड्डी है और ये खुला हुआ होता है। मतलब क्या है कि हमारा जो पीठ है तो उससे रीढ़ की हड्डी दिखती है क्या, नहीं दिखती है ना, लेकिन वो वहाँ पे बच्चों में खुला हुआ होता है और साफ साफ दिखता है। तो वो एक जन्म से ही प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को जन्म से ये वाली दिक्कत है तो फिर आपके बच्चे में ये न्यूरोजेनिक ब्लैडर की दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको वैसी चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा एकदम अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मैं डू नो सीरीज 1 में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ ये दिक्कत है, लेकिन हमको जानकारी नहीं था, जिसकी वजह से हमारे बच्चे को ऐसा ऐसा हो गया। जानकारी होता तो आप उस टाइम में एक्शन लेते, आप उस टाइम में डॉक्टर को बोलते कि डॉक्टर साहब देखिए क्या हो गया है, वो ठीक हो जाता। लेकिन देर करने की वजह से, नॉलेज नहीं होने की वजह से ऐसा समस्या हो जाता है। तो इसीलिए जानकारी होना चाहिए। अब यहाँ पे एक है एल्जाइमर डिजीज, जिसको भूलने की प्रॉब्लम है उसको दिक्कत हो सकता है। पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है कि हम जब चलते हैं तो हम एक सर्टेन वे में चलते हैं, मतलब अगर हमने आगे पैर बढ़ाया है तो दूसरा पैर भी हम फिर से आगे बढ़ाएंगे, एक बैलेंस बना करके चलते हैं। लेकिन इस डिजीज में, कौन से डिजीज में, पार्किंसंस के डिजीज में आपको ऐसी समस्या होगी कि मूवमेंट करने में, हिलने डुलने चलने में आपको समझ में नहीं आएगा, आप लिख नहीं पाओगे सही से, कोई चीज़ आप कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे दिक्कत हो गई। स्पाइनल कॉर्ड में अगर चोट लग गया, सिर्फ रीढ़ की हड्डी में अगर चोट भी लग जाए तो भी ऐसी दिक्कत हो सकती है। और अगर स्ट्रोक हो जाए या फिर स्ट्रोक से जब आप रिकवरी करते हो तो उस टाइम में ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो क्या करना है आपको, तो क्या करना है, इसको इग्नोर करना है क्या, नहीं करना है इग्नोर। अगर ऐसी समस्या है तो आपको याद अगर होगा, आपको पता होगा कि ऐसा कोई दिक्कत होता है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर वाला दिक्कत कोई होता है, तो आप पहले से ही सावधान रहेंगे। इसीलिए जानकारी जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अगर मेडिकल फील्ड से नहीं हो तो आपको अपने बॉडी के बारे में जानना नहीं चाहिए, आप सबको जानना चाहिए, सबको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है, मतलब कारण है, मेडिकल टर्म में ईटियोलॉजी हम बोलते हैं। याद रखना है, एग्जामिनेशन में आपको लिखना है। अब क्या हुआ, अब आपके जो भी ब्रेन में दिक्कत था वो तो ये हो गया, लेकिन आपके PNS मतलब क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन में दिक्कत था। तो ये सारे डिजीज जो मैंने बताए हैं वो ब्रेन में प्रॉब्लम होने की वजह से हुए हैं। अब क्या है कि आपके इस वाले नर्व्स तक, यानी कि हाथ और पैरों तक जो भी नर्व्स आए हैं उनमें दिक्कत हो गया। उनमें कौन सा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा, कोई आदमी शराब पीता है, शराबी तो घर को बेच करके खा जाता है, मैं बिल्कुल नफरत करती हूँ जो भी अल्कोहल पीते हैं, मैं बिल्कुल भी पसंद उनको नहीं करती हूँ। अगर वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं, ये नहीं समझते हैं कि, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, वो ये नहीं समझते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं और इनको देखना मेरा मेरा काम है। तो जो भी बहुत ज़्यादा, चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो, जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और शराब पीने की वजह से उनके ब्रेन में, उनके जो नर्व्स है जो कि हाथ और पैरों में है, रीढ़ की हड्डियों में है, वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। अगर किसी को एड्स है तो उनके नर्व्स डैमेज होंगे, रीढ़ की हड्डी के आसपास के नर्व्स डैमेज हो जाते हैं। डायबिटीज़ की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर जो नर्व्स है वो डैमेज हो गए हो, किसकी वजह से, पेल्विक सर्जरी की वजह से, मतलब यहाँ कमर के आसपास के जो नर्व्स है ना, ये डैमेज हो जाता है जब आपके यहाँ की ऑर्गन की सर्जरी होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर नहीं होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इनकी वजह से क्या हो जाए, ये वाला दिक्कत हो जाए, ठीक है। अब क्या है कि हर्निएटेड डिस्क की वजह से कभी कभी ये भी होता है कि जो रीढ़ की हड्डी है, अब इस रीढ़ की हड्डी में बीच बीच में आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटा सा एक दो रीढ़ की हड्डी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से ना रीढ़ की हड्डी पूरी है। अब इसके बीच में एक रीढ़ की हड्डी है, उसके बीच में पतला सा, मतलब एकदम कुशन टाइप का, तकिया टाइप का, एकदम मुलायम सा
एक डिस्क होता है, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो डिस्क रहना है यहाँ तक, लेकिन वो बाहर तक निकल आती है। उसमें जब ऐसा दिक्कत होता है, किसी को भी जब ऐसा दिक्कत है, तो आपके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है, या फिर विटामिन B12 की जब कमी हो जाती है बॉडी में, तो भी आपको न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो सकता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सारे विटामिन आपके बॉडी में होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा सा मैंने बताया है आपको कि क्यों हो जाता है। अब आपको ये जानना है कि किस लिए हो जाता है, मैंने बता दिया। अब क्या करना है अगर पेशाब की थैली में दिक्कत है। हमेशा मैंने बताया है कि पहले पेशेंट को आप देखिए, फिजिकल एग्जामिनेशन कीजिए, उसे मेडिकल हिस्ट्री पूछिए, पास्ट का पूछिए, प्रेजेंट का पूछिए, साथ में उससे ये भी पूछिए कि क्या आप दवा खा रहे हैं, कौन सी आप दवा खा रहे हैं, सारी चीज़ों का आप पूछिए। आप ब्लैडर की एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सिस्टोस्कोपी आप कर सकते हो, और यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर के आप चेकअप को करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सिस्टोस्कोपी करना चाहिए, सिस्टोस्कोप से, जिसमें आपके ब्लैडर की अच्छे से जांच की जाती है। एक्सरे के माध्यम से आप सिस्टोग्राफी कर सकते हैं, जिसमें एक्सरे होता है अंदर से, ठीक है, ताकि हमें दिख पाए कि क्या क्या गड़बड़ी है। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, सर्जरी कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक दे करके, इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रोड होता है उसके माध्यम से आप इसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। पेशेंट को आप ये बता सकते हो कीगल एक्सरसाइज के माध्यम से वो ठीक करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यायाम है जिसकी वजह से आप अपने पेल्विक मसल्स को, जो कमर के आसपास के जो मसल्स है ना, उसको आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बहुत सारे व्यायाम है जो कि जब आप गूगल पे सर्च करते हैं आपको दिख जाएगा। कीगल एक्सरसाइज आप लिख करके सर्च करना। यहाँ पे मुझे टाइम नहीं था, जिसकी वजह से मैंने फोटो लगाया भी नहीं है, तो PDF भी खुद ही बनाना पड़ता है। अभी मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं सारे काम खुद ही करती हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपको गूगल पे सर्च करना है ताकि आप खुद से देख पाओ। मेरे पास समय उतना ज़्यादा नहीं होता है, मुझे कॉलेज भी जाना होता है, और मैं थक करके शाम में आती हूँ, फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ भी बनाती हूँ, तो बहुत मुश्किल है जीवन मेरा। तो लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारी चीज़ों को टाइम पे करूँ आपके लिए, क्योंकि ये मेरा काम है, ये मेरा फ़र्ज़ है। तो यहाँ पे आप कीगल एक्सरसाइज को कर सकते हैं, और बहुत सारे योगा है, योगासन है, जिसकी मदद से आप पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दवाइयाँ भी है, दवाइयाँ मैं आपको नहीं बताऊंगी, और दवाइयाँ हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में, जिसमें आपको अच्छे से डिस्कस करना होता है कौन सी दवाई किस कंडीशन में काम आती है। एज अ टीचर मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको कहीं पे भी जा कर के वो सारे दवाइयों को शॉप पे जा कर के उनको आपको परचेज नहीं करना है, ये बात आपको याद रखना है। मैं टीचर हूँ और मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, लेकिन आपको क्या दिक्कत है, आप सिम्टम देख करके ये चीज़ आप बिल्कुल भी श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि हाँ मुझे यही वाली दिक्कत है, मुझे बस यही दवा खाना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब तक आपकी बॉडी का एग्जामिनेशन नहीं होगा तब तक आप दवाइयाँ नहीं खाओगे। समझ में आ रहा है बात? तो इसीलिए सर्जरी भी होती है, नर्व्स डैमेज होते हैं तो स्पेशली हम मानते हैं कि सर्जरी के माध्यम से वो ठीक हो जाए। अब आपको मैंने बता दिया, कोई भी दिक्कत होता है जा करके आपको टेलीग्राम चैनल पे जा करके आपको मैसेज करना है, पूछना है, PDF चाहिए वहाँ पे आप बोलिए, और अलका मेडिकल क्लासेस एप्लीकेशन पर मैं आपको PDF दे दूँगी। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास, मतलब टाइम नहीं रहता है डेली, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मैं बता पाऊँ। पहले वाले कमेंट में डू यू नो सीरीज़ का लिंक है, जाकर के आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। उसमें 10 वीडियो हैं, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अगर मन करता है तो आप कीजिए, वरना आपके लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है फ्री में, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, साथ में हम आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन को और आगे लेकर के जाते हैं अच्छे मोड़ पे, दोनों के दोनों, हम और आप दोनों। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आप अपने सपनों के लिए काम ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।